आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटॉक। आज की ये जो वीडियो है ये हमारी फर्स्ट वीडियो का एक सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने किया था +2 एनसीईआरटी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें टोटल 18 क्वेश्चंस हैं जिनके हम सोल्यूशन कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट 9 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है यानी कि जो 10th क्वेश्चन है वो आ जाता है हमारा, व्हाट इज़ बैगिंग टेक्निक। बैगिंग टेक्निक के बारे में बताना है। हाउ इट इज़ यूज़फुल इन ए प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, और ये किस तरह से यूज़फुल है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में वो बताना है हमने। तो सबसे पहले जो बैगिंग टेक्निक है इसको जानने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इमास्कुलेशन क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स होती है जिसमें जो एंथर्स होते हैं फ्लावर के, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में डिफरेंसेस मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं। आप जाके उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो जो एंथर होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर के उनको रिमूव कर दिया जाता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं इमास्कुलेशन। उसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही रखा जाता है ताकि जो उसमें डिज़ायरेबल एंथर से उसकी फर्टिलाइजेशन करवाई जा सके। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमास्कुलेशन। अब इमास्कुलेशन के बाद क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको रैप किया जाता है पॉलीथीन बैग से ताकि वहाँ पे अनवांटेड पॉलन ग्रेन से पॉलिनेशन ना हो सके। इस प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। अब ये टेक्निक इम्पॉर्टेंट क्यों है? दिस टेक्निक इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये इंश्योर करता है पोलन ग्रेन ऑफ ओनली डिज़ायरेबल प्लांट। जो डिज़ायरेबल प्लांट के पोलन ग्रेन होते हैं सिर्फ उन्हीं के साथ ही फर्टिलाइजेशन इसमें इंश्योर की जाती है। इसीलिए ये प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रिपल फ्यूजन, वेयर एंड हाउ डज इट टेक्स प्लेस, नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन। इसमें हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट इज़ ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न क्या होता है? फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये हो गया ट्रिपल फ्यूज़न। डिटेल में वीडियो इसकी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एंड हाउ डज इट टेक्स प्लेस। कहाँ पे ये होता है ट्रिपल फ्यूज़न का प्रोसेस? तो ये जो प्रोसेस होता है ये इनसाइड द एम्ब्रियो सैक होता है। फिर आता है नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूज़न। तो ये तो फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है। ट्रिपल फ्यूज़न में क्या होगा, एक मेल गैमेट होगा जिसमें मेल न्यूक्लियस होगा और 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे जिसको हम सेंट्रल सेल भी बोलते हैं। तो ये आ जाता है हमारा ट्रिपल फ्यूज़न का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है Why do you think the zygote is dormant for some time in a fertilized ovule। एक जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है उसमें जाइगोट कुछ टाइम के लिए डॉर्मेंट रहता है। क्यों रहता है ये बताना हमने। अब जाइगोट क्या है? जाइगोट बनता है फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट विद द न्यूक्लियस ऑफ एग सेल। एग और मेल गैमेट का जब फ्यूज़न होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। अब जाइगोट कुछ टाइम के लिए डॉर्मेंट स्टेज में रहता है, मतलब उसी स्टेज में रहता है क्योंकि वो वेट करता है एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन का कि एंडोस्पर्म बनेगा और उसको नरिश करेगा। एंडोस्पर्म बनेगा हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म से जो कि बनता है ट्रिपल फ्यूज़न से, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया कि एक मेल न्यूक्लियस होता है या मेल गैमेट होता है जो कि पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़ करता है जो कि बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म, और उसी से ही एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है जिससे जाइगोट नरिश करता है। अब एंडोस्पर्म क्या होता है? फूड प्रोवाइड करता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को। जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी और उसी एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा एंडोस्पर्म। आफ्टर द फॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट स्टार्ट, जिसके बाद जो है जाइगोट की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी फर्दर एम्ब्रियो में। ये होता है हमारा किसका काम? एंडोस्पर्म का काम। और इसीलिए जाइगोट जो है डॉर्मेंट रहता है एक फर्टिलाइज ओव्यूल में कुछ टाइम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन। इसमें हमने कुछ एक टर्म्स के बीच में डिफरेंस करना है। तो सबसे पहला डिफरेंस आ जाता है हमारे पास हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल।
अब हाइपोकोटाइल क्या होता है, ये एक एम्ब्रियोनल एक्सिस का पोर्शन होता है जो कि कॉटिलीडोन के बिलो प्रेजेंट होगा और ये डाइकॉट एम्ब्रियो में होगा जिसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल। अब एपिकोटाइल क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का एक पोर्शन होगा जो कॉटिलीडोन के अबव प्रेजेंट होगा। एपी मीन्स अबव, हाइपो मीन्स बिलो। एक एम्ब्रियोनल एक्सिस के बिलो प्रेजेंट होगा, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस के अबव प्रेजेंट होगा। अब हाइपोकोटाइल अगर बिलो प्रेजेंट है तो इसको टर्मिनेट करेगा रेडिकल और रेडिकल से रूट्स निकलती हैं हमारी। एपिकोटाइल एम्ब्रियोनल एक्सिस के अबव प्रेजेंट होता है, कॉटिलीडोन के अबव प्रेजेंट होता है जिसको टर्मिनेट करता है प्लीम्यूल और जहाँ से फॉर्मेशन होती है शूट मेरिस्टेम की। नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है वो आ जाता है हमारे पास कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल क्या होता है, ये एक कॉनिकल प्रोटेक्टिव शीथ होती है जो कि एनक्लोज करती है प्लीम्यूल ऑफ मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड के जो प्लीम्यूल होता है उसको एनक्लोज या प्रोटेक्ट करती है कोलियोप्टाइल। और कोलियोराइजा क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा जो एनक्लोज करेगा रेडिकल को और रूट कैप को इन अ मोनोकॉट सीड। कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल दोनों ही मोनोकॉट सीड में होंगे। कोलियोप्टाइल प्लीम्यूल को प्रोटेक्ट करेगा और कोलियोराइजा रेडिकल को प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है इंटेगुमेंट एंड टेस्टा। ये हमारे सीड से रिलेटेड आ जाते हैं। इंटेगुमेंट क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एन ओव्यूल। ओव्यूल की आउटर मोस्ट कवरिंग को बोलेंगे इंटेगुमेंट, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी ओव्यूल को। और टेस्टा क्या आ जाएगी, सीड की आउटर मोस्ट कवरिंग। इंटेगुमेंट ओव्यूल की आउटर मोस्ट कवरिंग और टेस्टा सीड की आउटर मोस्ट कवरिंग। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। पेरिस्पर्म क्या होता है, ये एक रेजिडुअल न्यूसेलस होता है विच इज़ परसिस्ट। इट इज़ प्रेजेंट इन सम सीड्स सच एज बीट एंड ब्लैक पेपर। इसमें जो रेजिडुअल न्यूसेलस होता है वो परसिस्ट रहता है, मीन्स उसी में ही रहता है। अब पेरिकार्प क्या होगा, इट इज़ राइपन्ड वॉल ऑफ ए फ्रूट। फ्रूट की एक राइपन्ड वॉल है विच डेवलप फ्रॉम द वॉल ऑफ एन ओवरी, जो कि ओवरी की वॉल से बनती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वाई इज एप्पल कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट। इसमें बताना है कि एप्पल को फॉल्स फ्रूट क्यों बोलते हैं और कौन से पार्ट जो है फ्लावर के फ्रूट बनाते हैं। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा, फ्रूट्स डिराइव फ्रॉम द एक्सेसरी पार्ट अदर देन द ओवरी आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। अब फॉल्स फ्रूट कौन से होंगे, जो ओवरी के अलावा किसी दूसरे एक्सेसरी पार्ट से डिराइव किया जाते हैं उनको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स किससे डेवलप होते हैं, ओवरी से, बट डू नॉट कंसिस्ट ऑफ थैलेमस और एनी अदर फ्लोरल पार्ट। जो ट्रू फ्रूट होंगे वो सिर्फ ओवरी से ही डेवलप होंगे, दूसरे जो एसेसरी पार्ट्स है उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होगी। बट जो फॉल्स फ्रूट होंगे वो एसेसरी पार्ट से बनते हैं, ओवरी की इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होती है। अब एप्पल को हम फॉल्स फ्रूट क्यों बोलते हैं, एप्पल में क्या होता है, जो फ्लैशी रिसेप्टेकल होता है जिसको हम मतलब खाते हैं जिस पार्ट को, वो फ्लैशी रिसेप्टेकल से बना होता है जो मेन एडिबल पार्ट होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, क्योंकि ये ओवरी से इसकी फॉर्मेशन नहीं होती है एप्पल की, इसीलिए इसको फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज़ मीन्ट बाय इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन का प्रोसेस वैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, बट अभी हम डिटेल में करेंगे। व्हेन एंड वाई डज अ प्लांट ब्रीडर एम्प्लॉय दिस टेक्निक। अब प्लांट ब्रीडर जो है इस टेक्निक का यूज़ क्यों करते हैं, तो इसमें देखो जो इमास्कुलेशन का प्रोसेस है वो होता है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर को रिमूव करना, ताकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें एक डिज़ायरेबल पोलन ग्रेन से या मेल गैमेट से उसकी फर्टिलाइजेशन हो सके। ये बहुत सारी हाइब्रिडेशन टेक्निक्स में यूज़फुल होता है। इसमें क्या होगा, जो क्रॉसिंग ओवर होती है एक पर्टिकुलर डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन से की जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, इसमें रिमूव किया जाता है एंथर को और फ्लावर को कवर किया जाता है बैग से, ताकि उसमें अनडिज़ायरेबल पोलन ग्रेन की एंट्री ना हो सके। इसका यूज़ किया जाता है टू ऑब्टेन द डिज़ायर्ड प्लांट वैरायटी। अगर हमने कोई एक डिज़ायरेबल प्लांट वैरायटी क्रिएट करनी है या बनानी है तो उसके लिए हमें इमास्कुलेशन का प्रोसेस
परफॉर्म करना पड़ता है, जिसको हम वैसे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज, if one can induce parthenocarpy through the application of growth substances, which fruit would you select to induce parthenocarpy and why? इसमें हमने बताना है कि पार्थिनोकार्पी का रोल क्या है। अब पार्थिनोकार्पी का सबसे पहले पता होना चाहिए कि पार्थिनोकार्पी क्या होती है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फ्रूट्स जो है डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन और सीड फॉर्मेशन। इसमें जो फ्रूट डेवलप होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती है और सीड की फॉर्मेशन भी नहीं होती है। अब जितने भी सारे फ्रूट हैं जिनमें सीड की फॉर्मेशन नहीं होते हैं वो सारे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट आ जाते हैं हमारे। देयरफॉर इसमें क्या है, पार्थिनोकार्पिक जो सीडलेस वैरायटी है और जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट फ्रूट है जैसे ऑरेंज, लेमन, वाटरमेलन, ये सारे क्या आ जाते हैं हमारे, इसके लिए इस टेक्निक के लिए यूज़फुल हो जाते हैं। मतलब इसी टेक्निक से हम इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। This technique involve inducing fruit formation by the application of plant growth hormones such as auxin. ऐसी टेक्निक में जो पार्थिनोकार्पिक टेक्निक से हम फ्रूट की जो है प्रोडक्शन करते हैं उसमें प्लांट ग्रोथ हार्मोन का यूज़ किया जाता है जैसे कि ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट वन इज, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टैपिटम इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन वॉल। टैपिटम का रोल हमने देखना है पोलन ग्रेन की वॉल में। अब टैपिटम क्या होती है, एक इनर मोस्ट लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है एक डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। डेवलपिंग जो पोलन ग्रेन होते हैं जो मेल गैमेट के फॉर्मेशन करते हैं उनको नरिशमेंट कहाँ से मिलता है, टैपिटम से, जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की, जहाँ पे पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। होता क्या है इसमें, जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होता है तो जो टैपिटम के सेल्स हैं वो बहुत सारे एंजाइम्स, हार्मोन, अमीनो एसिड और बहुत सारे न्यूट्रिशियस मटेरियल जो है प्रोड्यूस करते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट के लिए। इससे इट आल्सो प्रोड्यूसेस द एक्साइन लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की जो सबसे बाहर की लेयर होती है जिसको एक्साइन बोलते हैं वो भी ये प्रोड्यूस करती है। एक्साइन लेयर में क्या किसकी डिपोजिशन होती है, स्पोरोपोलेनिन की। एक्साइन लेयर पोलन ग्रेन की एक्साइन लेयर कंपोज्ड होती है स्पोरोपोलेनिन की। द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। एपोमिक्सिस का प्रोसेस इसमें बताना है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, एपोमिक्सिस इज द मैकेनिज्म ऑफ सीड प्रोडक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड सिनगेमी। सीड प्रोडक्शन का एक मैकेनिज्म है जिसमें मियोसिस और सिनगेमी का प्रोसेस नहीं होता है। विदाउट मियोसिस एंड सिनगेमी से ये परफॉर्म होता है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। जहाँ पे हाइब्रिड सीड की प्रोडक्शन होती है वहाँ पे एपोमिक्सिस का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड सीड बाय कल्टीवेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर फार्मर। अब फार्मर के लिए क्या होता है, जो हाइब्रिड सीड की अगर कल्टीवेशन करनी है उन्होंने तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। इसीलिए क्या किया जाता है, बाय सोइंग हाइब्रिड सीड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन हाइब्रिड करैक्टर एज करैक्टर्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस। ये इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है कि एक तो ये एक्सपेंसिव मेथड होता है कि हाइब्रिड सीड की प्रोडक्शन करना, और साथ ही जब हम हाइब्रिड सीड को सो करते हैं तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके हाइब्रिड करैक्टर को मेंटेन करना, क्योंकि जब मियोसिस का प्रोसेस होता है तो करैक्टर की सेग्रीगेशन होती है। और एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस प्रिवेंट करता है इसके लॉस को, किसके जो करैक्टर हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे या मियोसिस के टाइम पे सेग्रीगेट करते हैं उनके लॉस को ये कम करता है, प्रिवेंट करता है। और एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है इसका, किसका, हाइब्रिड सीड को प्रोड्यूस करने का। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के। अभी तक हमने पूरे 2 पार्ट्स कर लिए इसके, टोटल क्वेश्चन 18 कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड फील दिस इज़ यूजफुल टू यू देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।